जुले, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने आज ये 2 दिन का जो वर्कशॉप सेमिनार कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि ये हम ग्लेशियर्स के ऊपर पूरा दुनिया चिंता कर रही है। और ये जो हम ट्रांस हिमालयन लद्दाख की बात करते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में हैं। लेकिन अभी हमें जो आपके साथ बातचीत करनी है वो ये है कि ग्लेशियर के दोनों पहलू हैं। ग्लेशियर हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और ग्लेशियर से जो पानी निकलता है धीरे-धीरे वो हमारे खेतों में भी आता है और हमें हमारे पानी नदियों में भी आता है, यानी कि पीने का स्रोत भी बनता है। और इसीलिए शायद हम यहाँ पे अपने गाँव बसा पाए और ज़िंदा भी हैं। लेकिन अगर ग्लेशियर तेज़ी से पिघलने लगे तो फिर बाढ़ आ जाएगी। और जब बाढ़ आएगी यानी कि ग्लेशियर एक रिस्पेक्ट के साथ यूज़ करें तो हमारे लिए जीवनदायिनी का काम करेगा उसका पानी। और अगर हमने उसको बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल किया और उसको अब्यूज़ किया, जिसे हम कहते हैं ना, एक्सप्लॉइट किया, और ये कारण हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ यानी कि मानव द्वारा की जाने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो ब्लैक कार्बन की बात हो, टूरिज़्म की बात हो, या हमने ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ काटने की, डिफॉरेस्टेशन की बात हो, ये सब मिलजुल के ये ग्लेशियर्स हमारे तेज़ी से पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर अगर ऊंचाई पे तेज़ी से पिघले और उसके ऊपर नज़र ना रखी जाए तो एकाएक जो ग्लोब की हम बात करते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट जो है, अगर ये होने लगेगा तो बस्तियां बहने लगेंगी। तो मुझे लगता है कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किस हद तक करेंगे। और दूसरा, विज्ञान, अभी हमारे पास रिमोट सेंसिंग है, जीआई है, सारी टेक्नोलॉजी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए कि आप डेटा जनरेट करो, मॉडलिंग करो, जिससे ये तो मालूम चले कि कितना पानी कितनी तेज़ी से इकट्ठा हो रहा है, और ये पानी अगर इकट्ठा हुआ और लेक आउटबस्ट हुआ तो हमारी कितनी बस्तियों को ये बहाएगा। तो मुझे ये मेरे मन में जो सपने हैं वो ये है कि सरकार को पहले से ही हम बता दें कि साहब 3 सालों में ये पानी इस तरीके से बस्ट करके इस रास्ते से निकलेगा और उस रास्ते में इतने बस्तियां आती हैं। इन बस्तियों को अगर हम टाइम रहते शिफ्ट कर दें, उनको खेती के लिए जमीन उपलब्ध करा दें, और उसके वहां से, क्योंकि बस्तियां अपने आप नहीं बसती हैं, बस्तियां बसने के पीछे बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं और उनकी मानसिकता जुड़ती है बस्तियों से। तो आप किसी की इमोशंस से इतनी जल्दी खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये बताना होगा कि ये खतरा सामने आ रहा है। तो खतरा टालने के 2 ही तरीके हैं, या तो ग्लेशियर के मेल्टिंग को कंट्रोल किया जाए और पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, या हम एक दूसरे रास्ते से उन लोगों को बस्तियों में बसाएं और इसके लिए खतरे को आगे आने की का इंतजार करें। इंतजार करने का मेरा ये मतलब नहीं है कि ग्लेशियर फट नहीं देना, ग्लेशियर को ज़्यादा पिघल नहीं देना है। कोशिश ये करनी है कि पिघलने की स्पीड को जो नेचुरल तरीके से उसे कंट्रोल किया जाए। तो ये एक अहम मुद्दा था। ये पूरे दुनिया के स्पीकर आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हमारे बच्चों और हमारे साइंटिस्ट से बात करेंगे। और आज जो एक मुद्दे की बात उभर के आई कि हम वाइल्ड लाइफ को भी इसमें इंटीग्रेट करें। ग्लेशियर सिर्फ आइसोलेशन में देखने से काम नहीं चलेगा। ग्लेशियर से जीवन का स्पंदन होता है, यानी कि जो संगीत है जीवन का, वो ग्लेशियर के माध्यम से आता है। क्योंकि पानी है तो बस्तियां हैं, बस्तियां हैं तो जानवर हैं, जानवर हैं तो खेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इन सब चीज़ों को एक तारतम्य के साथ देखें, इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा नामजाल साहब का, उनकी टीम का और आप सभी का कि हम लोग इसको कर पा रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय लद्दाख, जय भारत, जय हिंद। लद्दाख के कंटेक्स्ट में बहुत ही महत्व है ये ग्लेशियर्स। हम सबको मालूम है कि बहुत पिघल रहे हैं हर जगह। तो पिछले साल तो 2024 तो वर्ल्ड में डिक्लेयर किया कि हॉटेस्ट ईयर ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हर जगह। और ग्लेशियर्स के महत्व तो हम लद्दाखियों को से ज़्यादा किसको पता हो सकते हैं। तो इस साल क्या हुआ कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस, ये यूनेस्को और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिल के जो है
2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर प्रिजर्वेशन जो है उन्होंने घोषित कर दिया है। तो वो बहुत ही फॉर्चुनेट बात है हम जैसे लद्दाखियों के लिए और जितने भी हिमालय में लोग रहते हैं। और 21 मार्च को जो है वो वर्ल्ड ग्लेशियर डे के तौर पे इस साल से मनाना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे लद्दाख में तो हम एग्रीकल्चर की बात करें या पेस्टोरलिज्म की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हर साल सब जो है ग्लेशियर्स पे निर्भर है। तो इसलिए जो है बहुत हमारे लद्दाख में भी एक कहावत है ना कि छू में ना यूल में था, जब पानी ही नहीं है तो फिर गाँव बचेंगे नहीं लद्दाख में। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको जो है सपोर्ट करते हुए लद्दाख में भी एक कुछ हम ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो ये 2 दिन का सिंपोजियम जो है हम लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ मिल के जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसमें एक ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस से भी जुड़ा हुआ है। तो ये 2 दिन जो है बहुत ही इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सबके लिए, बच्चों के लिए स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, क्योंकि बच्चों को, यूथ को ही जो है इस पे एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से हमारे लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर लेक्स फॉर्म हो रहे हैं। इनको मोरेन डैम्ड लेक्स कहते हैं ना, वो तो बहुत सारे ऐसे बन रहा है आजकल ये ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से। तो उनको भी हमें पता करने की ज़रूरत है कहाँ कहाँ ये बन रहा है, और लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो लोग चरवाहे ऊपर चराने के लिए लोग जाते थे, पता लगता था उनको कि वहाँ कुछ लेक फॉर्म हो रहा है, कि आजकल वो भी पता नहीं लग रहा है। तो इट्स रियली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ टू गो टू दिस प्लेसेस एंड फाइंड आउट एंड सेंसिटाइज एंड रेज अवेयरनेस अमंग पीपल। सो दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टूरिस्ट सिंपोजियम। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इंडिया से और बाहर से भी जुड़ रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, यूरोप से, बहुत सारे जितने भी लद्दाख में ग्लेशियर्स पे काम किए हैं, तो बहुत सारे बाहर के लोगों ने भी इन पे काम किए हैं। तो वो भी जुड़ेंगे इन दो दिनों में। तो मैं सबसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कोई भी जिनके पास समय है तो थोड़ा देखें कि क्या हुआ है लद्दाख में, किस तरह की रिसर्च हुआ है, और थोड़ा समझ बढ़ाए, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं है। जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन हम फिर नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए जो है परमाफ्रॉस्ट पे बात करेंगे, ग्लेशियर्स पे बात करेंगे, स्नो पैक्स पे बात करेंगे, आइस शीट्स पे, इन सब चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन होंगे। और एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि इंडिया में आज तक जो है ग्लेशियर्स पे और स्नो पे आज तक कोई पॉलिसी या कोई लेजिस्लेशन नहीं बना है। तो वो भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। उस चीज़ को भी हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि लद्दाख जैसे इलाके के लिए तो बर्फ़ के बिना और ग्लेशियर्स के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो इनके ऊपर कुछ कानून भी बने, तो ये हम चाहते हैं। तो कुछ ये सिलसिला शुरू हो, कुछ डायलॉग शुरू हो, ताकि लोग इसको रिकॉग्नाइज करके फिर होपफुली we can do something about before it's too late is the idea। तो आज हमने लद्दाख यूनिवर्सिटी में एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का, जिसमें कि हम ग्लेशियर्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और क्या स्टेप्स हम और आप ले सकते हैं अपने कॉमन एवरीडे लाइफ में, जिससे कि हम अपने कार्बन एमिशंस कम कर सकें और एक अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें ग्लेशियर्स के प्रिजर्वेशन की तरफ। जो हमारे लद्दाख के ग्लेशियर्स हैं ये एक पानी का सोर्स हैं। जितने भी हमारे मेजर रिवर्स हैं इनको ये ग्लेशियर्स फीड करते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये इन ग्लेशियर्स को लाइफलाइन कहा जा सकता है लद्दाख की, ना सिर्फ लद्दाख की बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया की, क्योंकि जितने भी बड़े रिवर्स हैं वो सारे इन्हीं ग्लेशियर्स के पानी से ही आगे जाकर रिवर्स बनते हैं। और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट्स हैं। और वाइल्ड लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कि लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोगों की ज़िंदगी से वाइल्ड लाइफ को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ का जो स्टेट बर्ड है ब्लैक नेकेड क्रेन, स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, इन सारे जीव जंतुओं को, पक्षियों को, जानवरों को देखने के लिए हज़ारों लोग पूरी दुनिया से आते हैं। और बहुत सारे लद्दाख के लोगों का जो लाइवलीहुड है, उनका जो जीवन व्यापन का जो भी तरीका है, वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पे एकदम डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना हमारे पूरे वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे क्लीन एयर, क्लीन वाटर, इन सब के लिए बहुत एसेंशियल है कि हम ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करके रखें। और इस सिंपोजियम में आज बहुत सारे स्पीकर्स ने अपने इनसाइट्स, वैल्यूएबल इनसाइट्स शेयर किए। और एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट इशू है और एक कॉज ऑफ कंसर्न है वो ग्लेशियर्स का रैपिड मेल्टिंग है। और ग्लेशियर्स के रैपिड मेल्टिंग का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि ब्लैक कार्बन एमिशन हो रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन से। बहुत सारे यहाँ पे टैक्सीज चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रक्स चल रहे हैं, उनसे जो ब्लैक कार्बन निकलता है वो ग्लेशियर्स पे जाके सेटल होता है, जिससे कि ग्लेशियर्स का मेल्टिंग का जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमें अपने एवरीडे लाइफ में, अपने जीवन में ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि हम अपने कार्बन एमिशंस को कम करें। हम कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करें, और हर तरीके से जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको इस तरीके से बनाएं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। और एवरीडे लाइफ में हम ऐसे स्टेप्स भी लें जिससे हम वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन की तरफ आगे बढ़ें।